कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं। याद रखिएगा, मीलों लंबी जर्नी केवल एक पहले कदम से ही शुरुआत होती है। Good morning everyone, this is Saransh Jain and I am here to have in your Lakshya a help which you need. Question number 31 से 40, Lakshya test series number 4। तो देखते हैं question number 31। If the binding energy per nucleon in lithium 7 and helium 4 nuclei are respectively 5.60 mega electron volt and 7.06 mega electron volt, then energy of the reaction lithium 7 plus proton gives us twice of He4। तो गाइज यहां पे देखिए, लिथियम 7 से क्या बन रहा है, हीलियम 4 बन रहा है। मतलब यहां पे हमें बाइंडिंग एनर्जी, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो निकालना है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखी है, मतलब एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। तो यहाँ पे लिथियम के कितने न्यूक्लियॉन है, 7 है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं 5.60 को, तो मुझे लिथियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगी। वैसे ही मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 और ये ट्वाइस है क्या हीलियम के, मतलब 8 हो गए टोटल। 2 हीलियम के एटम्स बन रहे हैं, लाइक 2 हीलियम के न्यूक्लियस बन रहे हैं। तो गाइस देखिए 4 2 8, 8 न्यूक्लियॉन हो गए क्या। तो देखिए यहाँ पे डबल ऑफ 4 गुना कर देंगे 7.06 का और दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगी, एनर्जी रिलीज्ड। इसे क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से, अच्छा एक चीज और, यहां पे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन मतलब सिंपल एक हाइड्रोजन का आप न्यूक्लियस कह सकते हैं या फिर एक सिंगल प्रोटॉन भी कह सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो उसके पास तो कोई बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं, क्योंकि वो अकेला होता है। बाइंडिंग एनर्जी उसकी होगी जो 2 हो, 4 हो, 7 में हो, तब बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी नेग्लिजिबल रहती है या 0 रहती है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू विल बी इक्वल टू, तो मैं सीधा सीधा एनर्जी का सब्ट्रैक्शन ले लेता हूं 7 टाइम्स ऑफ, एक की कितनी 5.60, लिथियम के एक की है 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब ऐसे कितने हैं, 7 है, एंड 7.06 किसका है, हीलियम का है। तो माइनस ऑफ, राइट, 8 इंटू 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी। तो देख लेते हैं 7, तो 7 0 7 6 42, 7 5 35, 35 and 4 is 39 and this is 39.20 mega electron volt, 8 6 48, 4 8 7 it's 56.48, राइट। तो गाइस देखिए हमेशा याद रखिएगा, क्यू वैल्यू में हमेशा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी रहती है इसलिए वो एनर्जी थोड़ी रिलीज कर देता है। ये जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है हमें इसके मॉड से मतलब होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके ले सकता हूं। तो 8 - 0 इज लाइक 8, 4 - 2 is 2.6, 16 - 9 is 7 and this is 4 - 3 is 17.28. So this is about 17.3 mega electron volt. Option D is the correct option. Next, an archaeologist analyzes the wood in a prehistoric structure and finds that C14, कार्बन 14 की हाफ लाइफ दे रखी है, to C12 is only 1/4 of that found in the cells buried plants. The age of the wood is about. इसे याद रखिएगा हमेशा। C14 क्या है, कार्बन डेटिंग के लिए, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के लिए इसे यूज करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको। कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं और क्या होता है कि इसकी हाफ लाइफ जो होती है दिस गिवन टू अस 5700 ईयर्स। अभी क्या होता है, कोई भी प्लांट्स होते हैं, राइट, या फॉसिल्स होते हैं, जैसे डायनासोर का फॉसिल मिला, इंसान का फॉसिल मिला, कितने साल पुराना है ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, किसी भी प्रकार से हमारी प्रोसेस होती है जिसमें हम डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो अंदर पे C12 के साथ साथ C14 भी जाती है। C12 क्या होता है, कार्बन 12 का वह आइसोटोप जो हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है। बट C14 जो होता है, कार्बन 14, जिसके अंदर 6 तो प्रोटॉन होते हैं पर 8 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा 8 न्यूट्रॉन, ये हाईली अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने के साथ साथ ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अभी ये बाद में कभी भी डीके होता रहेगा। तो आप पाएंगे कि जैसे ही कोई इंसान या प्लांट जो है, जब भी वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मर गया या फिर डेड हो गया,
तो फिर उसके बाद क्या होती है, उसकी प्रोसेस बंद हो जाती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अब क्या होगा कि यहां पे C14 धीरे धीरे डीके होने लग जाता है, और डीके होने के कारण से अब इसकी डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, और हम रेशियो को माप लेते हैं। बस यहीं से हमारी आंसर आ जाती है कि कितने साल पुराना है। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग कैसे होती है। इस टेक्निक के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए देखते हैं फटाक से। तो हियर क्या कहा गया है अपने को कि उनने क्या पाया कि 1/4 ऑफ दैट ऑफ द फाउंड इन दी, अभी कितनी है रेडियो एक्टिविटी इसकी 1/4 है। तो देखिए इनिशियल एक्टिविटी इसकी A0 रही होगी, और अभी एक्टिविटी कितनी है A है। तो देखिए हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी A0 अपॉन A, तो हमेशा याद रखिएगा दैट इज 2 raised to the power n। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है क्या, ये भी बताता हूं मैं आपको। तो इस हिसाब से मैं यहां पे देख लेता हूं ये कितना आया है। हाँ, पहले के मुकाबले अभी कितना है, ये 1/4 है, राइट। तो गाइस देखिएगा A0 by A अगर मैं कहूं तो A is 1/4 ऑफ A0, तो A0 अपॉन 1/4 ऑफ A0 is equals to 2 raised to the power n। This implies that 2 raised to the power n equals to 4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे 2 to the power n is equals to 2 to the power 2, राइट। एंड इस हिसाब से n की वैल्यू क्या हो गई 2। अब मैंने कहा था n क्या चीज है, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। देखिएगा n इज इक्वल्स टू जो टाइम, जितना भी समय हो गया उस फॉसिल को अब तक, वो t टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, ये रेशियो होता है n। तो भाइयों बहनों यहाँ पे n कितना आया है 2। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट t बाय t हाफ आपके पास 2 के बराबर आ गया क्या। मतलब वो समय जब से डीके हो रहा है प्लांट, जब से मर गया होगा प्लांट का सेल, तब से अब तक ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ जा चुका है। ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ इज, एक हाफ लाइफ कितना है 5700 साल के बराबर है, तो 2 हाफ लाइफ कितने हो जाएंगे आपके पास 11400 साल के बराबर। सो द आंसर इज 11400 years। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट question number 33, half lives of 2 radioactive substances A and B are respectively 20 minutes and 40 minutes. Initially the sample of A and B have equal number of nuclei. After 80 minutes the ratio of the remaining number of A and B nuclei is। तो भाई देखो ये क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो शरीफ वाला तरीका और दूसरा है शॉर्टकट। तो पहले मैं आपको शरीफ वाला तरीका सिखाता हूं। देखिएगा क्या हो जाएगा A और ये है B। तो देखिए कभी भी n नंबर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा टी, राइट, ये फॉर्मूला है। तो देखिए एन ए आप निकाल सकते हैं, दोनों के इनिशियली n0 थे, तो ए के लिए भी n0 है और बी के लिए भी n0 है, e रेज़ टू द पावर माइनस। अब देखिए लैम्डा के बारे में अपने को पता नहीं, लैम्डा हमें पता ही नहीं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट, तो हम उसके लिए एक और फॉर्मूला है जो फॉर्मूला के दम पे बना सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू ln2 अपॉन टी हाफ, राइट। और टी हाफ की जानकारी दे रखी है, ए के लिए टी हाफ कितना है 20 मिनट और बी के लिए कितना है 40 मिनट, मतलब हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है कि इनिशियली मान लीजिए अगर उसके पास 1000 न्यूक्लियाई थी, एक्टिव न्यूक्लियाई, तो 20 मिनट के बाद 500 बचेंगी, फिर और 20 मिनट के बाद 250 बचेंगी, और 20 मिनट के बाद 125 बच जाएंगे, एंड सो ऑन, दिस विल गो ऑन, राइट। सो गाइस देखिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को मैं ln2 अपॉन टी हाफ यहाँ पे पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास ln2 अपॉन टी हाफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लॉग के फॉर्मूले से खेलेंगे, ठीक है क्या। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, Na इक्वल्स टू n0 e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ ln2, राइट। तो ln2 एंड अपॉन क्या है टी हाफ है। तो कैन आई डू दिस कि मैं ln2 अपॉन टी हाफ है, e रेज़ टू द पावर नेगेटिव पावर है, मैं इसे बाहर भी ले जा सकता हूं, और ये बाहर पे टी भी मल्टीप्लाइड है, तो टी राइट अपॉन टी हाफ। अब देखिएगा थोड़ी सी लॉग के साथ एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है लॉग में, ये मैं साथ में प्रॉपर्टी और फॉर्मूले यहां पे बताता हूं। प्रॉपर्टी ये रहती है कि मान लीजिए x ln y है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है, जैसे यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ln y रेज़ टू द पावर x, अंदर जाकर के y की पावर बन जाएगा। अभी देखिए यहां पे मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होने वाला है यहाँ पे Na इज इक्वल्स टू n0 अपॉन में ले गया मैं अभी इसको e को, क्योंकि नेगेटिव है, तो ln2, राइट, अभी मल्टीप्लाई में था तो अंदर जाके 2 की पावर में बन जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ln
2 रेज टू द पावर t बाय t हाफ, राइट। नेक्स्ट अभी क्या होगा, एक और प्रॉपर्टी e रेज टू द पावर ln x, अगर ऐसा होता है तो ये x के बराबर हो जाता है। तो हियर ऑल्सो e रेज टू द पावर ln 2 है, तो ये क्या होने वाला है आपके पास n नॉट 2 रेज टू द पावर, ये पूरा e और ln चला गया, t बाय t हाफ। याद करिए अभी भी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि t अपॉन t हाफ को अपन n से कहते हैं। आई थिंक वही फॉर्मूला यहां पे डिराइव हो गया है, राइट। वो इसीलिए मैंने बताया कि आपको एक डायरेक्ट मेथड की बजाय ये पता होना चाहिए रूट कॉज, राइट। सो गाइस देखिए फटाक से a के लिए क्या हो रहा है अब यहाँ पे n नॉट अपॉन 2 रेज टू द पावर, अब t कितना हो गया यहाँ पे 80 मिनट बाद बोला है क्या अपने को, हाँ इनिशियली आफ्टर 80 मिनट्स, 80 मिनट्स बाद मतलब t 80 अपॉन 20 कितना हो गया 4 हो गया क्या, तो 80 अपॉन 20 दिस इज इक्वल्स टू n नॉट मतलब इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई 2 रेज टू द पावर 80 बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 रेज टू द पावर 4। तो एक्टिव न्यूक्लियाई अब जो a की बची हैं, पुरानी जो थी उसका 16th, 2 रेज टू द पावर 4 इज 16, n नॉट बाय 16। सिमिलरली अब देखते हैं b के लिए, राइट। यहां पे देख लेते हैं b के लिए, तो मैं डायरेक्टली करूंगा b के लिए, nb इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास n नॉट अपॉन 2 रेज टू द पावर n, और n क्या होता है आपके पास t बाय t हाफ, t हाफ क्या है इसके लिए b के लिए 40 है, तो दिस इज 80 बाय 40 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो n नॉट बाय 2 का स्क्वायर इज 4, राइट। देयरफॉर दोनों का रेशियो बोला है क्या na अपॉन nb, यही रेशियो आ जाएगा क्या, एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1 बाय 16, n नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 4, so this is equals to 1:4, right, na upon nb। so कौन सा ऑप्शन आ गया 1:4, C is the correct option। अब देखिए एक मैंने कहा था शॉर्टकट बताऊंगा आपको, सीधे क्वेश्चन देखते ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जुगाड़ लग रहा है शॉर्टकट वाला, हर किसी में नहीं लगेगा। यहां पे क्या है 20 है 40 है, दो हाफ लाइफ पता है अपने को अलग अलग, ठीक है। 20 मिनट्स हाफ लाइफ है ए की, 80 मिनट बाद देखना है, तो कितनी हाफ लाइफ हो गई टोटल, 4 हाफ लाइफ हो गई क्या। अब देखिए एक हाफ लाइफ में भी मैंने बताया था 1000 है तो आधी हो जाती 500 बचती है, फिर उसके बाद एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगी 1/16, 4 हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 16 बचना है इसका, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। और इसके लिए बी के लिए 2 हाफ लाइफ है क्या, तो एक हाफ लाइफ के बाद n नॉट बाय 2 और फिर एक और हाफ लाइफ के बाद 1/4 बचेगी, तो n नॉट बाय 4, तो n नॉट बाय 16 अपॉन n नॉट बाय 4, केवल यहीं से ही क्वेश्चन बना सकते हैं आप डाटा के हिसाब से, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1:4, डायरेक्टली बन जाएगा क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m, देख लीजिएगा यह कॉमा है, एमिट्स a photon of frequency nu and the nucleus recoils, the recoil energy will be, simple है क्वेश्चन। तो देखिएगा एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, दिस इज द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, तो अभी इसने क्या किया है, एक मास इसका दे रखा है अपने को कैपिटल M, राइट। अभी अचानक क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनली क्या हो गया, इसने मास एमिट कर दिया, मतलब फोटोन एमिट कर दिया। अबे फोटोन तो सटाक से भागेगा बिल्कुल, राइट, तो फोटोन तो भाग गया। फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी लेकर के, h न्यू की एनर्जी होती फोटोन की, अपने को पता भी है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका फोटोन। अब देखिए फोटोन तड़ाक से ऐसे अगर भागेगा तो रिकॉल होगा इसको पीछे, जैसे अपन गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, सट से पीछे रिकॉल होता है, तो ये तो पीछे रिकॉल हो गया भैया v से, जो भी इसकी v होगी। अब इनिशियली तो क्या है, रेस्ट पे है, राइट, सो इट वाज एट रेस्ट, बट फाइनली ये v से जा रहा है। फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, लाइट की स्पीड से भागता है फोटोन, तो ठीक है क्या। द रिकॉइल एनर्जी विल बी, रिकॉइल एनर्जी मतलब इसकी, अब रिकॉइल एनर्जी क्या होगी, तो देखिएगा इस पूरी प्रोसेस को हमेशा समझना, यहां पे क्लासिकल फिजिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगा सकते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो देखिए एज एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, एफ एक्सटर्नल 0 है तो क्या होने वाला है, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, राइट। नेक्स्ट, इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, इसका मास m v, ठीक है क्या। और अब देखिए अगर आप इस साइड को
पॉजिटिव लेंगे तो उधर नेगेटिव लेना पड़ेगा, या उधर पॉजिटिव लीजिए इधर नेगेटिव, तो हमेशा राइट साइड को पॉजिटिव लेते, इसे नेगेटिव ले लेता हूं मैं, राइट। माइनस एम वी वेक्टर लगा दिया मैंने, प्लस इसके लिए फोटोन के लिए क्या ले लूं मैं, इसके लिए मोमेंटम। तो फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्डा होता है क्या, सर डी ब्रोगली ने बताया था। तो अपन क्या कर लेते हैं, h लैम्डा की जगह क्या कर लेते हैं, c बाय न्यू, राइट, एच सी बाय न्यू। वैसे एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी भी कर देंगे तो भी E बाय सी जो होता है, सो दैट इज E बाय, तो ये भी आपको क्या दे देता है, मोमेंटम दे देता है फोटोन का, राइट। तो गाइज दिस इज h न्यू बाय सी आएगा, थोड़ा सा मैं इसे करेक्ट कर दूं। हाँ, तो यहां पे याद रखिएगा h बाय लैम्डा होता है मोमेंटम, और लैम्डा इक्वल्स टू, अगर आप देखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बाय सी होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, h बाय लैम्डा की जगह न्यू बाय सी, ठीक है क्या, ओके। नेक्स्ट, अब मैं क्या कर लेता हूं, यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं कि जो v है, जो ये जो रिकॉइल वेलोसिटी है v, दैट इज इक्वल्स टू h न्यू बाय, है ना, अपॉन c इंटू क्या हो गया, m हो गया। बाकी मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो मोमेंटम पूछा है क्या, देखिए सॉरी द रिकॉइल एनर्जी बोला है, रिकॉइल एनर्जी, तो मैं तो मास नहीं निकालता, मैं मास को यही रहने देता हूं। तो h न्यू बाय c हो गया इसका मोमेंटम, किसका, रिकॉइल या फोटोन का, दोनों का मोमेंटम बराबर रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ओके गाइस। तो फाइनली अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, राइट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पी स्क्वायर बाय 2m कितना है मोमेंटम, यही है मोमेंटम भैया, h न्यू बाय c, तो h न्यू बाय c का होल स्क्वायर अपॉन 2, मास कितना है इसका, कैपिटल M, खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, फोटोन इज रेस्ट मास, फोटोन का 0 होता है, तो इसलिए अभी भी m रहेगा, पहले भी m था और अभी भी m ही रहेगा। सो फाइनली देख लीजिए h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन 2mc स्क्वायर, तो आई थिंक ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अ न्यूक्लियस AZX has mass represented by m AZ if MP and Mn denote the mass of the proton and neutron respectively and binding energy, the binding energy BE क्या बता रहा है, the binding energy in mega electron volts, then ये तो सिंपल फॉर्मूलेस दे रखे हैं क्या, बहुत सारे, चार में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू m a by z, नहीं न्यूक्लियस के मास से माइनस नहीं होता है, कभी भी याद रखना अपने को बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट। सो गाइस देखिए, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, अलग 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 अलग, राइट, माइनस मास ऑफ द जो भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस है इंटू सी स्क्वायर। तो देख लीजिए रेस्ट मास क्या हो जाएगा, मतलब अलग 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 प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो सबके पास ज्यादा मास होता है, जब वो साथ में आकर के इकट्ठे होकर के जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो हमेशा एक एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एनर्जी जो रिलीज होती है इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो गाइस देख लीजिए यहां पे बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास, माइनस ऑफ मास ऑफ जो भी आपके पास न्यूक्लियस दे रखा है x टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे करेक्ट ऑप्शन बी ही मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय A by Zx is equal to Z plus 1 by A माइनस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, मतलब ये तो रिएक्शन में दिख ही रहा है अपने को, फोटोन के ऊपर अगर हैश लगा मतलब ये एंटी न्यूट्रिनो, बार लगा एंटी न्यूट्रिनो, और ये इलेक्ट्रॉन की रे, इलेक्ट्रॉन की रे को हम लोग कहते हैं क्या, बीटा माइनस रे, राइट। सो गाइस बीटा माइनस डीके है ये, आप देख लीजिए कैसे, दूसरा तरीका इसको चेक करने का, जनरली हम लोग एंटी न्यूट्रिनो को साइन ये भी बनाते हैं, ठीक है क्या। तो देखिए मास नंबर पहले जो था बाद में भी वही है, मास नंबर वही है, क्लास में पहले भी जितने स्टूडेंट्स थे अभी भी वही है, बट हुआ क्या है कि एक जो प्रोटॉन है बढ़ गया है, मतलब एक गर्ल ने बॉय की ड्रेस पहन करके बॉय के रो में बैठ गई है कॉमेडी करने के लिए, तो यहां पे क्या हो गया है, जेड की बजाय अब यहां पे प्रोटॉन नंबर बढ़ गया है, लेकिन मास नंबर अभी भी वही है, तो मतलब एक न्यूट्रॉन जो है वो किस पे टिके हो गया है, प्रोटॉन पे। सो दिस इज नथिंग बट बीटा माइनस डीके, ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
Question number 37. The circuit shown in the following figure contains two diodes D1 and D2 each with a forward resistance of 50 ohm and with infinite backward resistance. Right? तो मतलब ये तो इनफाइनाइट अगर बैकवर्ड रेजिस्टेंस है मतलब रिवर्स बायस में इनफाइनाइट का काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह, ओपन सर्किट की तरह. नेक्स्ट, इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, दिख रहा है अपने को, द करंट थ्रू दी 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 ओम का ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, इससे करंट कितनी रहेगी एम्पियर में निकालना है. तो देखिए सर्किट को देखते हैं. तो देखिए ये यहां से दिख रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव. भाई साहब ये तो रिवर्स बायस हो गया, और अगर रिवर्स बायस हो गया तो ये क्या हो गया, शहीद हो गया. देख लीजिए खुद ही बोल रहा है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये, राइट. इनफाइनाइट बैकवर्ड रेजिस्टेंस बोल रहा है यहाँ पे, मतलब ये तो क्या है, एक ओपन सर्किट का काम करेगा. अब हमारे पास सर्किट कैसा है, रिकंस्ट्रक्ट कर लेते सर्किट को. उसके हटने के बाद अब मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा बन गया है. तो देखिए गाइस, दिस इज 6 वोल्ट एंड 100 ओम का रेजिस्टेंस, राइट, एंड दिस इज 1500 ओम, और डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम दे रखा है. ओके, तो अब बता दीजिए आप क्या दिख रहा है, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या, 50 ओम, 1500 और 100 ओम, राइट. सीरीज में तीनों को ऐड कर लो, 1500 और 100 कितना, 1600, 1650. तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय R इक्विवेलेंट, राइट. और यहां से निकलेगी I और सभी से बहेगी करंट I, क्योंकि सब के सब हैं सीरीज में मेरे भाई. ओके, तो V कितना हो गया, 6 बाय R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1650, 1650 एम्पियर I. So this is about 600, 6000, 16 3 48, तो 0.0348 हो गया, लगभग 50 बचेगा, फिर 500, तो अबाउट अगेन 3 अगेन 5-6 के आसपास होना चाहिए, 0.03536. डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्पियर, राइट. सो ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट, द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गेट इज इक्विवेलेंट टू. ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है अपने को, मल्टीपल गेट्स हैं. तो देखिए इनपुट में ए और बी और गेट पे भी जा रहा है, वही ए और बी को देखिए आप नीचे ला करके नैंड गेट पे लाए. देखिए ये पैरेलल लाइन गई हुई है, इसको टच नहीं कर रही है, ठीक है क्या, इसके ऊपर से बस गई हुई है. तो मतलब सेम इनपुट है, इनको और गेट और नैंड गेट पे लाया और आगे चल के दोनों के आउटपुट को एंड गेट पे फीड किया. तो भैया कर क्या रहे हैं हम, और गेट का, ठीक है क्या, और गेट को, एंड मतलब क्या होता है, डॉट होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो और गेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन किसके साथ, नैंड गेट के साथ, ठीक है क्या. ये मोटा मोटी अपन बोल सकते हैं, और यही होगा अपना आउटपुट. तरीका है पहले लेवल पे स्ट्रक्चर को समझने का. सो गाइस देखिए और गेट क्या होगा, a प्लस बी. व्हाट अबाउट नैंड गेट, सो दिस इज a इंटू बी, और इसका हो गया बार, दैट इज इक्वल्स टू y. ओके, तो a डॉट बी बार. अब देखिए यही आउटपुट होगा. आपको पता है a डॉट b का होल बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, a बार प्लस b बार, ठीक है क्या. तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम से लाया अपन ने, डिमॉर्गन्स थ्योरम. अब मैं वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, तो क्या होने वाला है, a प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, दैट इज इक्वल्स टू ए बार, डिस्ट्रीब्यूटिविटी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस ए बी बार, राइट, प्लस बी बार, बी ए बार, तो ए बी बार कह देता हूं इसको, राइट. बी ए बार, सॉरी आईड लाइक टू कैंसिल इट, बी ए बार प्लस बी बी बार, राइट. अब हमेशा याद रखिएगा ए बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0, ठीक है क्या. और अगर ऐसा है तो ये हो गया आपके पास 0, बी बार भी हो गया 0. तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, जो आउटपुट बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस बी ए बार. तो ये तो एक्सक्लूसिव और गेट हो गया, जोर गेट कहते हैं जैसे, राइट. सो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज बी, exclusive OR gate. Okay, so this is the second last question of the discussion. Identify the semiconductor devices whose characteristics are given below in the order first, second, third, and fourth. First, second, third, and fourth. Okay, A sample. Sorry, this is simple.
सिंपल डायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ओके ठीक है, समझ गया। मतलब ये इनको बताना है सीक्वेंस में कौन कौन से हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक को देख के। तो मुझे लगता है तो सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उपहार की तरह से आया है। ये देख लीजिए, सबसे पहले अपने को ये दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया क्या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में। तो गाइस ये तो जेनर डायोड हो गया, देखिए जेनर वोल्टेज है, कट ऑफ जेनर वोल्टेज जिसे कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज जो कहते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ये तो जेनर डायोड हो गया आपका दूसरे नंबर वाला, ठीक है। ये तो दिखते ही बोल देंगे अपन सोलर सेल है तीसरे वाला, ओके। और ये पहले वाला अगर ये जेनर है तो ये क्या होगा, सिंपल डायोड होगा। तो तुम देख लो तीन तो दिख गए तुम्हें, सिंपल हो गया, जेनर हो गया, सोलर सेल हो गया। तो देख लीजिए आप, ए सिंपल डायोड, जेनर डायोड, सोलर सेल, सिंपल जेनर सोलर, राइट। और आखिरी क्या है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ऑफ कोर्स देखिए रेजिस्टेंस जो है, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो किस पर डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू। तो ये तो अपने को पता ही है, c इज इक्वल्स टू 1/√μ0 इससे आप लोग रिवाइज करिएगा। ये टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं इसको ही आप लोग अच्छे से अगर कर लेते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, तो आने वाली टेस्ट सीरीज में ही फायदा होगा। एंड बिलीव भी, केवल तुम टेस्ट सीरीज के फिजिक्स के क्वेश्चन लगा लेते हो तो तुम्हें मेडिकल के जो आर एंड नीट के क्वेश्चंस जो हैं उस पर भी डायरेक्टली फायदा मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन दिस इज सारांश जैन। जय जिनेंद्र, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।